नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त का विशेष। आपके साथ तमाम ताज़ा तरीन और अहम खबरें जी पूर्विया पर जारी हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बिहार और झारखंड में आखिरकार किस तरह की खबरें प्रमुख रही हैं। पहले, चुनावी मौसम में कई फैसले ऐसे होते हैं जिनकी गूंज चुनावी महासमर में सुनाई पड़ती है। नीतीश कैबिनेट के एक ऐसे ही फैसले ने बिहार में सियासी सरगर्मी पैदा कर दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में महादलित कार्ड की बाजी मारने वाले नीतीश कुमार को इस बार मांझी फैक्टर का डर सता रहा है और वोट बैंक का हर संभव जुगाड़ करने के लिए नीतीश साम दाम दंड भेद की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। पहले तो नीतीश सरकार ने तेली और चौरसिया जाति को पिछड़ा वर्ग से निकालकर अति पिछड़ा वर्ग में सेटल किया और ताजा कैबिनेट फैसले में तुरुप का इक्का चलते हुए अति पिछड़ा की कई जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव भी लगे हाथों पारित करा दिया, ताकि बिहार चुनाव से पहले सबको हर संभव खुश रखा जा सके। जेडीयू भी नीतीश के फैसले से खुश है। अब राज्य मंत्रिपरिषद को यह सक्षम अधिकार प्राप्त है कि जो सामाजिक वर्गीकरण है उस पर नीतिगत फैसला ले सकता है, तो हमने उस दिशा में फैसला लिया और केंद्र सरकार के हवाले किया। जो मेरे अधिकार में वो मैंने कर दिया। जिसे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चूंकि कहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ा हैं, अभी कहाँ से ज्ञान लाए हमको नहीं मालूम है, तो अति पिछड़ा है। अति पिछड़ा का सवाल है 48 घंटा 72 घंटा की अवधि गुजर जाने के बीच में केंद्र सरकार को तो रात रात कैबिनेट का फैसला लेकर करके अधिसूचित करना चाहिए। जेडीयू के सहयोगी दल भी नीतीश कैबिनेट के इस फैसले को जायज ठहरा रहे हैं। कब डिसीजन कोई भी फैसले पे लिया जाए, ये मुझे लगता है कैबिनेट का विशेष अधिकार है। तो जो उन्होंने जनता से वादे किए थे वो तो चाहेंगे कि जब तक उनके पास समय है उन वादे को पूरा करें। तो मुझे लगता है इसको इस तरीके से देखना चाहिए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी 1.5 साल से जब उनको मौका मिला तो बिहार को एक पैसा नहीं, और जब अनाउंस भी किया तो रीपैकेजिंग किया। बहुत दिनों से इन जातियों का सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर संघर्ष चल रहा था, क्योंकि इन जातियों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति बद से बदतर है। अभी जो दलित समाज के लोग हैं उनसे भी स्थिति इन लोगों की बदतर है। तो सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, जो अनुशंसा की गई है, वह स्वागत योग्य है। जाहिर है ये फैसला ऐसा है जिसका विरोध करने की जहमत उठाना किसी भी दल के लिए आसान नहीं। हालांकि फैसले के कुछ बिंदुओं को छोड़कर विरोधी पार्टी हमने बाकी का स्वागत करने से भी गुरेज नहीं किया। कल के कैबिनेट में उन्होंने निर्णय भी लिया, उस निर्णय का मैं समर्थन करता हूं। हमारा दल चाहता भी है कि निषाद समाज हो, नोनिया समाज हो, भीन समाज हो, इन तमाम समाज को ये अपना हकूक़त की लड़ाई जो लड़ा है उसकी मांग पूरी हो। और मैं प्रयास भी करूंगा कि भारत सरकार तक उनकी आवाज़, सहनी समाज और अति पिछड़ा वर्ग के समाज के जो लोग कहा उसकी आवाज़ हम वहाँ तक ले जाएं। बहरहाल सियासी समर में नीतीश कुमार ने चुनावी वैतरणी पार करने का पूरा प्लान बना लिया है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार की जनता इस बार कैसी सरकार बनाना चाहती है। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। तो क्या इस तरह के स्टंट से बदल सकती है बिहार की सियासत? बड़ा सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट के जरिए जितने प्रस्ताव पारित करवाए उनमें यह एक अहम फैसला कि जो कुछ जातियां हैं उनको अति पिछड़ा से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव उन्होंने केंद्र सरकार को भेजकर दरअसल एक तीर से 2 निशाने चले हैं। और उनका सबसे बड़ा यही फेट है, वो साफ तौर पर चाहते हैं कि वोट बैंक ज्यादा से ज्यादा अपनी पार्टी और महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद किया जाए। हालांकि एनडीए भी कम नहीं है, एनडीए की तरफ से भी पूरी तरह से सियासत हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, ताकि जीत का सेहरा एनडीए को मिल जाए। अब ये बिहार की जनता के ऊपर है कि वो किस तरह का फैसला इस बार सामने लेकर आती है।
बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के लिए विकास के साथ साथ जाति आधारित कार्ड भी खेले जा रहे हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी मुस्लिम, यादव, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के साथ साथ श्रवणों को भी लुभाने में जुटे हुए हैं। बिहार में सवर्णों की जनसंख्या 17.10% है, जिसमें 5.7% ब्राह्मण, 5.2% राजपूत, 4.7% भूमिहार और 1.5% कायस्थ है। हाल के दिनों में देखा गया है कि एक बड़ा वोट बैंक होने के बाद भी मौजूदा सियासी दौर में सवर्णों को लेकर कम बातें हो रही हैं। कभी नीतीश कुमार के साथ रहे और अब जीतन राम मांझी के साथ कदम ताल करने वाले नीतीश मिश्रा इस हालात के लिए बदली हुई राजनीति को जिम्मेवार मानते हैं। ये दौर है जब पूरे देश में राजनीति में ही बदलाव आया है और एक अपने आप में ये जो बदलाव सामाजिक स्तर पर जब होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका असर राजनीतिक स्तर पर भी पड़ता है। आप आने वाले समय में परिस्थिति ऐसी बनती जा रही है कि कोई भी उम्मीदवार किसी एक वर्ग का वोट लेके कभी चुनाव नहीं जीत सकता है। मौजूदा सरकार ने सवर्णों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए सवर्ण आयोग का गठन किया, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं आई। हालांकि इस बीच सरकार ने सवर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की, जिसको उनकी पार्टी बड़ी उपलब्धि बता रही है। देश में कोई मान्यता नहीं दिया, पहला बार बिहार के अंदर सवर्णों को मान्यता मिली। ये तो भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल मेरा है कि राष्ट्रीय स्तर पर सवर्ण आयोग गठित कीजिएगा। जो पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, दलित समुदाय के बच्चों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं बिहार के अंदर में, क्या केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सवर्णों को भी आच्छादित किया जाएगा? सवर्ण छात्र भी उससे आच्छादित होंगे कि नहीं? यह महत्वपूर्ण थी, तो भाजपा को जवाब देना है। वर्तमान में सवर्णों की जो स्थिति है उसके लिए बीजेपी पहले की सरकारों को दोषी बता रही है। यह कैसा आयोग बनाया उन्होंने, जिस आयोग को 1 साल तक टेबल कुर्सी नहीं मिला, उसको ऑफिस नहीं मिला, और आज उस आयोग के बने हुए 4 साल हो गए। 4 साल में आयोग का रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर सकी है राज्य की सरकार कि आखिर आयोग ने रिपोर्ट क्या दिया है। पूरे राज्य के अंदर सर्वेक्षण करना था उस आयोग को और सवर्णों की स्थिति को जनता के सामने लाना था। क्यों नहीं राज्य की सरकार आज तक सवर्णों की आर्थिक सामाजिक स्थिति को सामने ला सकी? तो छलावा करना, दिखावा करना इस सरकार का काम है और लिपापोती कर रहे हैं। चुनावी सीजन है, लिहाजा जाति का जाप धड़ल्ले से हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सवर्ण वोटर किसके फेवर में जाते हैं। प्रिजम पांडे, जी मीडिया, पटना। तो जमकर सियासत चल रही है बिहार में। हर तरफ सह और मात का खेल जारी है। हर दल एक दूसरे को पटखनी देने में जुड़ा हुआ है। ये दिगर बात है कि फिलहाल गठबंधन धर्म निभाने की कवायद चल रही है और दोनों ही तरफ से पलड़ा भारी करने की कोशिश जारी है। महागठबंधन से समाजवादी पार्टी के अलग होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में एक और मोर्चे का गठन होगा, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस विरोधी पार्टियां एक साथ नजर आएं। अब सवाल यह है कि तथाकथित ये चौथा मोर्चा चुनाव में अपनी कितनी छाप छोड़ेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले समाजवादी पार्टी ने महागठबंधन को जोर का झटका दिया। तमाम मान मनौवल के बाद भी नेताजी टस से मस नहीं हो रहे हैं। मुलायम के मिजाज को देखते हुए कहा जा सकता है कि बिहार में एक और मोर्चे का गठन हो सकता है। सियासत के जानकारों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो उसका असर महागठबंधन पर पड़ेगा। मोर्चा ये कैसा बनेगा यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें कुछ अति महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व हैं जो बहुत साथ समूह में जिनका चलना, जिनकी प्रकृति नहीं है, तो उन लोगों के साथ मोर्चा कितना दिन चलेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन मोर्चा बनता है
तो इसका खामियाजा महागठबंधन के दलों को भोगना पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषक नवल किशोर चौधरी का मानना है कि अगर चौथे मोर्चे का गठन होता है तो महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगेगी, यानी फायदा एनडीए को होगा। समाजवादी पार्टी, एनसीपी, नागमणि जी की पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी और कुछ जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिनका नाम आप ले रहे थे, कुछ व्यक्ति हैं, कुछ ग्रुप है, तो इसकी संभावना बन सकती है। लेकिन इसका सीधा लाभ मैं समझता हूं एनडीए को होगा। महागठबंधन से समाजवादी पार्टी के अलग होने के बाद बिहार में सियासी समीकरण थोड़े बदल गए हैं। अब देखना है कि समाजवादी पार्टी किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है या सभी सीटों पर अकेले। लेकिन इतना तय है कि इस फैसले से समाजवादी पार्टी को कुछ हासिल हो या ना हो, महागठबंधन को जरूर नुकसान होगा। चंदन झा, जी मीडिया, पटना। दरअसल समाजवादी पार्टी को दिक्कत इस बात से थी कि उसे महज 5 सीटें गठबंधन की तरफ से दी जा रही थी बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, लिहाजा वो अपमानित महसूस कर रही थी। हालांकि दूसरे सियासी गलियारों से ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि पीएमओ की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से मुलायम सिंह यादव को दबाव दिया गया, तब उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है। लालू और शरद यादव का दिल्ली जाना, मुलायम सिंह यादव को मनाने की कोशिश करना, यह भी दरअसल एक अलग तरह की सियासत का हिस्सा है। होगा आगे क्या, यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। बहरहाल बात कर रहे हैं बिहार की, जहां सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। सीटों के बंटवारे के बाद महागठबंधन से समाजवादी पार्टी अलग हो चुकी है। एनडीए में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, जबकि 30 अगस्त को दिल्ली में एनडीए की बैठक के बाद यह कहा गया था कि 1 सितंबर को भागलपुर में पीएम की रैली के बाद सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। बंटवारे का नहीं होने का कारण कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म कर रहा है। अगर एलजेपी, आरएलएसपी और हम को एनडीए में सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो क्या ऐसा हो पाएगा? क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी? एलजेपी, आरएलएसपी और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर एलजेपी, आरएलएसपी और हम क्या नया मोर्चा बनाएंगे? बीजेपी पप्पू यादव की पार्टी को गठबंधन में क्या शामिल कर लेगी, या फिर नीतीश कुमार के साथ जाने पर विचार कर सकती है बीजेपी? तो इस तरह की कई बातें हैं जो अभी भविष्य के गर्भ में हैं। और ये एनडीए की बात थी। अब महागठबंधन में क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। मुलायम अगर लालू के सामने शर्त रखते हैं तो लालू और मुलायम मिलकर लड़ेंगे चुनाव। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि जेडीयू, कांग्रेस और वाम दल मिलकर क्या नया मोर्चा बना सकते हैं। अगले हालात में आरजेडी, हम और समाजवादी पार्टी का गठबंधन क्या संभव हो सकता है? दरअसल राजनीति में सब कुछ संभव है। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात करेंगे मेरे नैना सावन भादो की। जी हां, किसान की आंखों में आंसू आखिरकार कब आते हैं? तब जब उसकी फसल या तो बर्बाद हो रही हो या फिर फसल हो ही नहीं पाए। और ये हालात भारत में कमोबेश हर बार देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत में मॉनसून को जुआ कहा जाता है। एक ऐसा सीजन जब पानी बरसेगा या नहीं ये कंफर्म नहीं होता। तो सावन में थोड़ा बरसे, भादों में पूरा तरसे। जी हाँ, कुछ यही हालात हैं झारखंड के किसानों के। लिहाजा अब किसानों के नैना में ही सावन भादो दिख रहे हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। खेत में लहलहाते फसलों के बीच मिट्टी में दिख रही इन दरारों से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। वजह है राज्य में झमाझम बारिश के बाद मौसम ने ऐसी करवट ली है कि अब किसान बूंद बूंद बारिश को तरस रहे हैं, जिसकी वजह से खड़ी धान की फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा अब फसलों के नष्ट होने का खतरा बढ़ गया है।
हाँ तो धान का तो लगा हुआ, देख रहे कि स्थिति क्या है, सब तो अथी वगैरह दब जा रहा है पानी के चलते। और क्या करेंगे, यही सब अब रबी खेती लगाएंगे थोड़ा बहुत। धान कितना हर साल उगा लेते हैं? धान खाने भर। इस बार देखिए रहे स्थिति क्या हो रहा है, सब नहीं करवाए हैं हम लोग। बाकी बात तो खैर अपना मेहनत कर रहे हैं, सब सूखा पड़ा हुआ है। इसके बाद में जब देख रहे हैं कि मेहनत करके जितना उपाय होगा कर रहे हैं, मकिल होने वाला तो नहीं है पानी नहीं आवे के कारण। बात तो ये है, मकिल फिर भी एक तो नहीं सहा रहा है, अपना तो कुछ नहीं कुछ करबे करेंगे। मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान भी किसानों के लिए राहत की खबर नहीं ला रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 7 से 8 दिनों तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। सामान्य से 6% कम बारिश हुई है। आने वाले कम से कम 1 सप्ताह में वैसा कहीं कोई सिस्टम दिख नहीं रहा है जिसके कारण कि झारखंड को वाइड स्प्रेड रेन मिल सके। उसका बंगाल की खाड़ी में अभी तक वैसा कोई सक्रिय सिस्टम नहीं है। और दूसरी बात है कि सर्कुलेशन वगैरह भी जो छोटे छोटे समय पे बनता रहता था पहले, इस बार उसमें कमी देखी जा रही है। दूसरा, मानसून ट्रफ जो है हमारा, मानसून ट्रफ लाइन है, वो फुट हिल्स में शिफ्ट कर गया है, नेपाल की तराई और ख़ास करके मैंने नॉर्थ की ओर शिफ्ट कर गया है, जिसके कारण कि बारिश हमको नहीं मिल पा रही है। इस वक्त सामान्य से 6% बारिश कम हुई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य से 13% बारिश कम दर्ज की गई है। साल 2000 से 2013 तक झारखंड में बारिश के रिकॉर्ड पर गौर करें तो साल 2000 में सामान्य से 2.2% और साल 2007 में सामान्य से 10.4% अधिक बारिश हुई है। सामान्य से सबसे कम बारिश 2005 में 23.5% हुई, साल 2009 में 23.1% और 2013 में 27.3% बारिश दर्ज की गई। साफ है, बारिश की नाउमीदी किसानों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर ही रही है। ऊपर से सरकार के पास किसानों की खेती के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था का न होना उलझन बढ़ा रहा है। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। तो ऐसे में झारखंड के किसानों के पेशानी पर बल तो पड़ ही गए हैं, लेकिन उनके मन में फिलहाल क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश की जी मीडिया संवाददाता अविनाश कुमार ने। मानसून अपने अंतिम पड़ाव पर है और अंतिम पड़ाव के बावजूद भी इस वक्त झारखंड के खेतों में पानी नदारद है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम धान की खेत में हैं और जो स्थिति है वो इस बात को दर्शाती है कि किस तरह से अब जो ज़मीन है जहाँ फसल लगाए गए हैं, धान के फसल लगाए गए हैं, वहाँ दरारें पड़ गई हैं, बारिश नहीं हो रही है। और मौसम विभाग की माने तो अभी सितंबर माह में बारिश सामान्य से बहुत कम होगा। किसान लगातार अपने खेतों में काम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें क्या मिल पाएगा उन्हें खुद ही नहीं पता। क्या लगता है कि इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ भेटाएगा इस बार? हमको तो नहीं लगता है कि कुछ भेटाएगा, क्या कि मौसम का हिसाब से देख रहे हैं कि इसमें दरारें पड़ गया है, धान जल रहा है। हम लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं अपना हिसाब से जो कुछ आ जाए, लेकिन अब क्या होगा ऊपर वाला मर्जी से। तो कैसे चलेगा ये? और कोई विकल्प नहीं है? कैसे खेत में पानी लाएंगे? कुछ और दूसरा विकल्प सरकार के तरफ से कोई विकल्प? सरकार का तरफ से तो अभी यहाँ कुछ विकल्प नहीं है। और दूसरा नंबर है कि हम लोग किसी तरह सिंचाई करके अथी करते हैं तो 2 रोज में तो सूखिए जाता है, बलुआही मिट्टी भी पड़ जाता है इधर। तो इस बार धान होगा? धान नहीं के बराबर है। आपने सुना कि धान नहीं के बराबर है। एक महिला भी हमारे साथ हैं जो बहुत देर से काम कर रही हैं। कैसे चलेगा परिवार जब धान ही नहीं होगा? यही आपका सब कुछ है? मेरा सब कुछ यही है, फिर भी देखते हैं कोशिश करके। नहीं हो सकता है तो कुछ धंधा भी होता है, आदमी काम करने के लिए कुली कबाड़ी जाते हैं, शहर में काम जैसा होता है तो वहाँ भी नहीं मिलता है तो रोज़गार पे मर जाते हैं। ऐसे ही आते हैं, घर पे रहते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहना पड़ जाता है। कितना इस बार फसल लगाए हैं? कितना खेत है आपका?
यही 2 क्यारी यहाँ है, 2 क्यारी वहाँ है, लगभग वही 5-6 kg का धान लगाए थे तो हो जाता था खाने के भर। इस बार तो ना उम्मीद है, बाल बच्चा भी पोसना हम लोग को लग रहा है ना उम्मीद। जैसे भी गुजारा जाएगा जाएगा, और क्या कर सकते हैं। जो उम्मीद है, जो अभी चलता है, करेंगे कुछ हो और नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। किसी को तो जान भी तो नहीं ना मार सकते हैं। आपने सुना कि जब तक आस है तब तक वो अपनी ज़मीन पर काम करते रहेंगे और उन्हें उम्मीद है कि उनके काम से कुछ ना कुछ फसल यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उससे ये साफ जाहिर होता है कि सितंबर माह में सामान्य से कम बारिश होगी और अगर ऐसा हुआ तो ये फसल यहीं इसी खेत में ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और किसानों के हिस्से में कुछ भी नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। कैसे चलेगा झारखंड के किसानों का गुजारा, क्या सोचेगी झारखंड सरकार? दीजिए इजाजत, नमस्कार।